नमस्कार. This is Dr. Anjali Awadhya, Professor Physics, Government Nagarjuna PG College of Science, Raipur, Chhattisgarh. Atoms are forever. इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे एटम्स के उस स्वभाव की जो उसे हमेशा बनाए रखता है. बिग बैंग के बाद से अणु आज तक हमारे साथ हैं. उन्हीं से ये पदार्थ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं और हम हैं. सर रिचर्ड फेनमैन से किसी ने पूछा कि यदि सृष्टि का सारा ज्ञान नष्ट हो जाए और सिर्फ एक थियरी आप बचाना चाहें तो वो कौन सी थियरी होगी. उन्होंने कहा एटॉमिक थियरी, दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. सिर्फ ये एक ज्ञान हमें हर पदार्थ के गुणधर्म के बारे में बतला सकता है. इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे एटम हर हाल में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, वैसे ही प्रकृति की हर संरचना में जीने की अदम्य इच्छा शक्ति होती है, जिजीविषा होती है. अगर पौधे को पानी न मिले तो वो अपनी रूट्स बहुत गहरे तक ले जाते हैं. अगर किसी व्यक्ति की जान पर बनाए, किसी जानवर की जान पर बनाए तो वो अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला नहीं हारता. ये बने रहने की इच्छा है. तो ये है अणुओं का महात्म्य. आइए देखते हैं कि अणु की कथा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म. $13.7 billion years ago, Big Bang happened. बिग बैंग के समय एक बिंदु में सिमटा हुआ स्पेस टाइम, सभी प्रकृति के बल, गतियाँ, प्रकाश और मैटर अचानक एक विस्फोट के साथ फैलने लगे. ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सारा यूनिवर्स, ये आकाश गंगाएं जिस बिंदु में कैद थे वो अचानक बहुत तेज़ी से फैला और इस फैलाव के साथ बहुत सारा ताप था. असंख्य सूर्यों का ताप और ऊर्जा उत्पन्न हुई. बहुत तेज़ी से घटनाएं इसके बाद घटने लगीं और बिग बैंग के 10⁻43 सेकेंड्स के बाद वो समय आया जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻32 केल्विन था. तब ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ. 10⁻35 सेकेंड्स पर जब यूनिवर्स कुछ और ठंडा हुआ और उसका ताप 10⁻27 केल्विन रह गया, तब क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स उत्पन्न हुए और इन्हें बांधने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बाकी बलों से अलग होकर अस्तित्व में आया, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी रचनाएं बनना संभव हुआ. 10⁻12 सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग प्रकृति में काम आने वाले चारों बल एक दूसरे से अलग हो गए और अस्तित्व में आ गए ताकि प्रकृति की रचना की जा सके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिनसे इलेक्ट्रॉन रचा गया, ग्रेविटी जिनसे द्रव्यमान एक दूसरे से आकर्षित होकर पास आए और संरचनाएं रची जाने लगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिससे कि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बंधने की क्षमता आई, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के डिके को गवर्न करता है. बिग बैंग के 0.01 सेकेंड्स के बाद जब टेम्परेचर 10⁻11 केल्विन पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यानी कि मैटर और एंटी मैटर जनरेट हुए. आज ये दुनिया सिर्फ मैटर से मिलकर बनी हुई है. एंटी मैटर कहाँ गई एक बहुत मिस्ट्री है, और ये भी प्रकृति की उसी नियम, एक अलिखित नियम के तहत हो रहा है जिससे कि अस्तित्व का बने रहना संभव हो पाया है. क्योंकि अगर मैटर और एंटी मैटर एक साथ रहते तो विदिन सेकेंड ये एक दूसरे को नष्ट कर देते. बिग बैंग के 3 मिनट के बाद जब टेम्परेचर 10⁻9 केल्विन पहुंचा, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस का उन्होंने निर्माण किया जो कि ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई थे. और लगभग 3 लाख वर्षों के बाद इस न्यूक्लियस ने, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए न्यूक्लियस ने, जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, उसने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो
लगभग 3000 केल्विन टेम्परेचर पर वो अस्तित्व में आ चुका था और प्रभावशील हो चुका था। 3,80,000 साल के बाद बिग बैंग के ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और जो डस्ट, जो मैटर सृष्टि में उत्पन्न हुए थे वो आपस में मिलकर बहुत बड़ी संरचनाओं के निर्माण की गति तेज होने लगी। और इसके साथ ही वो समय आया कि जब गुरुत्वाकर्षण कुछ कम हुआ, इलेक्ट्रॉन बंध गए अणुओं के फॉर्म में और एलिमेंट्स का निर्माण हो रहा था, तब फोटॉन स्वतंत्र हुआ और इस फोटॉन की वजह से ये यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। प्रकाश की उत्पत्ति हुई जो कॉस्मिक बैकग्राउंड के रूप में हमें आज भी दिखाई देता है। जब टेम्परेचर 20 केल्विन हुआ आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग, तो गैलेक्सी का निर्माण बहुत तेजी से होने लगा। आप देख रहे हैं एक्सट्रीम राइट में जब स्कैटर्ड द्रव्यमान फैला हुआ था पूरे सृष्टि में, ओवर द ईयर्स ये द्रव्यमान पास आकर एक सुनिश्चित संरचना के रूप में संगठित होता गया। एक दूसरे को संतुलित करता हुआ, एक दूसरे को नियंत्रित करता हुआ ये द्रव्यमान आकाश गंगाओं का शेप लेने लगा और हमें इलिप्टिकल और स्पाइरल गैलेक्सीज मिलने लगी। बिग बैंग के 10 बिलियन ईयर्स के बाद हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे बनी और इसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी अस्तित्व में आए। और आज जब टेम्परेचर 3 केल्विन रह गया है उस बिग बैंग से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा का, 15 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग हम आज में पहुंचते हैं और आज हमारा यूनिवर्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें असंख्य तारे अभी बन और बिगड़ रहे हैं। अभी कई गैलेक्सीज दिखाई देती हैं जो स्पाइरल और इलिप्टिकल हैं और कई ग्रह नक्षत्र ग्रह गोल दिखाई देते हैं, कई पृथ्वियाँ दिखाई देती हैं। ये है वो स्टार बर्थ क्लाउड, स्टार डस्ट हम कह सकते हैं, जिस सितारों का निर्माण हुआ था। इसमें असीमित ऊर्जा थी। इस ऊर्जा की वजह से इसमें लगातार बहुत तीव्र गति से प्रक्रियाएं हो रही थी जिन्हें कि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बना रहे थे और भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में बदल रहे थे और इस तरह से बहुत तेज़ी से कई तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो अस्तित्व में आने लगे। न्यूक्लियर रिएक्शन इतना एनॉर्मस होता है स्टार्स और सन के भीतर कि लगभग हर सेकेंड 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सितारों के भीतर तत्वों के बनने की प्रक्रिया कई बिलियन ईयर्स तक चलती है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है और तब ये स्टार एक रेड जाइंट में बदल जाता है। उस समय ये तारा एक परतदार प्याज के छिलकों से बना हुआ नज़र आता है जिसकी कई परतें हैं, जिसमें हर परत में कोई नया एलिमेंट पाया जाता है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन ही बनता है, फंडामेंटल न्यूक्लियाई। 7 करोड़ वर्षों में यह हीलियम में बदलता है। हीलियम 5 लाख वर्षों में कार्बन 600 वर्षों में नियॉन 1 वर्ष में ही ऑक्सीजन में बदल जाता है और ऑक्सीजन मात्र 6 महीने में सिलिकॉन में। और एक दिन में यह सिलिकॉन जब आयन यानी कि लोहे में बदलता है, वो दिन इस तारे की ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है, क्योंकि उस दिन इसके केंद्र का द्रव्यमान इतना बढ़ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण इसको होल्ड नहीं कर पाता और ये सुपरनोवा बन के ब्लास्ट हो जाता है। और उस समय इसकी भट्टी में जो एलिमेंट्स बनते हैं वो पूरे यूनिवर्स को ये दे देता है। सारी पृथ्वियों पर, सारे सूर्यों पर, सारे ग्रहगोल पर उसके भीतर बने तत्व बिखर जाते हैं। और इसका प्रमाण है क्वासार्स, जो कि बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन ईयर्स के बाद बने पहले तारे माने जाते हैं। उनमें भी वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बिग बैंग के समय तारों की भट्टी में बने थे।
हमारी पृथ्वी में भी वो सारे तत्व पाए जाते हैं और हमारे शरीर के भीतर भी वही तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के भीतर लगभग 47% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन, 8% एल्यूमिनियम, 5% आयरन, 3% कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा है। हमारी बॉडी के भीतर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। बोन्स और मिनरल्स भी। और इस तरह से हमारी बॉडी में 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम और सभी ज़रूरी एलिमेंट आज भी पाए जाते हैं जो उन्हीं तारों के भीतर न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा बने थे। और यही नहीं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के बनने का एक मैकेनिज़्म हमारी पृथ्वी में डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से पृथ्वी को एक विशेष वातावरण मिला हुआ है। और विशेष तत्व इस पृथ्वी के क्रस्ट में, इस पृथ्वी के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि समुद्र के पानी से लगभग 50% ऑक्सीजन हमें मिलता है, 25% पानी हमको पौधों से मिलता है, ऑक्सीजन हमको पौधों से मिलता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फाइटो प्लैंकटन की वजह से जो ओशन के भीतर पाए जाते हैं वो भी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसलिए पृथ्वी के क्रस्ट में अभी भी 49% ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, और हवा में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 21%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वी आर मेड फ्रॉम स्टार डस्ट ऑफ मैनी स्टार्स, और इसलिए इस सृष्टि की हर संरचना अनमोल है, एंड दे आर फॉरएवर। तो इस तरह की सितारों की जो कहानी है और अणुओं के बनने की कथा, वो एक टर्निंग पॉइंट पर आती है। क्या होगा जब ये सितारे अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं? जब हमारा सन एक रेड जायंट स्टार बनकर ब्लास्ट हो जाएगा, सुपरनोवा बनकर। उसके पहले सूरज, जिसका आज डायमीटर सिर्फ 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसका डायमीटर हो जाएगा, और वो इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी के सारे तत्व वाष्पित होकर आकाशगंगाओं में और उस स्टार डस्ट में फिर मिल जाएंगे, और वहाँ से किसी और सितारे के भीतर जाके नए तत्वों का निर्माण करेंगे। फिर से वो सुपरनोवा बन के ब्लास्ट होकर कई पृथ्वियों में बिखर जाएगा, और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है रचना और विरचना का। मध्यस्थ दर्शन बाबा ए नागराज द्वारा प्रतिपादित, इसमें अणुओं, परमाणुओं के सारे स्वरूप, गुण, स्वभाव और धर्म की विस्तार से चर्चा की गई है। दर्शन कहता है, प्रत्येक परमाणु क्रिया अपने परमाणु अंशों के गतिपथ सहित वैभवित है। यही गतिपथ उस परमाणु की नियंत्रण रेखा भी है और सीमा भी। ऐसे गतिपथ की सीमा में प्रत्येक परमाणु अपने में समाहित संपूर्ण परमाणु अंशों के अनुशासन समेत परिभाषित होता है। प्रत्येक परमाणु में समाहित प्रत्येक परमाणु अंश अपनी परस्परता में एक निश्चित दूरी में अपने अस्तित्व को स्पष्ट करते हुए अनुशासन को गठन के अंगभूत कार्य के रूप में प्रकाशित करते हैं। ऐसे प्रत्येक परमाणु में अंशों का घटना और बढ़ना देखा जाता है। इस छोटे से टेक्स्ट में परमाणु के पूरे व्यवहार की विस्तार से चर्चा है। कुछ शब्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। एक गतिपथ जो परमाणु की नियंत्रण रेखा है, परमाणु का कोई अंश उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता जो उसके लिए निर्धारित है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने के लिए न्यूक्लियस, और उसके बाहर जो अणु का आकार है उसके भीतर इलेक्ट्रॉन, ये एक्सचेंज कभी नहीं हो सकते। एक शब्द है अनुशासन, तो ये सारे के सारे अंश एक स्व अनुशासन से गति कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है, एक निश्चित दूरी में ही गति कर सकते हैं। और इस अनुशासन को उन्होंने इसलिए स्वीकार किया है ताकि वो अपने आचरण को प्रकाशित कर सकें, एक गठन के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक निश्चित आचरण को बतला सकें, और अपने स्थायित्व को, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, प्रमाणित करने के लिए वे कई तरह की प्रतिक्रियाएं करती हैं, जिसकी वजह से उनके अंशों का घटना बढ़ना भी देखा जाता है।
तो आइए देखें कि अणु किस तरह से अपने इस फंडामेंटल स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। अणु का 99.9% द्रव्यमान उसके सेंटर पर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा ही उसका भार परिभाषित होता है। केंद्र में नाभिक होता है जो सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाभिक के भीतर ही पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे होते हैं और जिसका रेंज जो होता है वो सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर ही होता है। इस रेंज के बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के चारों ओर बांध कर रखता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, और इन ऑर्बिट्स में उनके होने का क्रम भी निश्चित है, उनके भरने का क्रम भी निश्चित है, और हर प्रक्रिया इस तरह से होती है कि ऊर्जा का सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, क्योंकि प्रकृति का हर अंश ये जानता है कि जब ऊर्जा का सदुपयोग होता है तो रचनाएं होती हैं, और जब ऊर्जा का ह्रास होता है तो विनाश होता है। तो विकास क्रम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ऊर्जा का पूरी तरह से सदुपयोग हो, और वही ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन के भरने का रूल नंबर 1 ये है कि वो सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में रहना चाहते हैं। वास्तव में सृष्टि का हर अंश अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है, अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पे ही रहना चाहता है, ताकि ऊर्जा का सदुपयोग हो। और जब भी उनकी ऊर्जा ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होती है तो उनकी ये कोशिश होती है कि एक्सेस एनर्जी को वापस वातावरण में दे दें और वापस अपनी स्वभाव गति में आए, ताकि वे अपने स्थायित्व को बनाए रख सकें। इलेक्ट्रॉन कभी भी एक निश्चित दूरी से पास नहीं आते, और इसलिए ये नियम सामने आता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉली के अपवर्जन नियम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एक ही एक्सिस में, एक ही ऑर्बिट में वो तभी आते हैं जब उनके स्पिन यानी उनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ताकि वो कभी भी एक दूसरे से न टकराएं और एक दूसरे के बहुत पास ना आए। मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का वो होता है जब इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग कक्षाओं में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, क्योंकि इस तरह से भरने पर ऊर्जा का सदुपयोग होता है, मिनिमम एनर्जी लगती है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन से सारे ऑर्बिट भर जाते हैं, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में भरा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को रैंडमली कहीं भी नहीं रखा जाता। इलेक्ट्रॉन कहाँ कब होगा, भले ही ये निश्चित नहीं है कि किसी क्षण वो किस बिंदु पर पाया जाएगा, लेकिन वो कैसे अपने आचरण को व्यक्त करेगा, उसके नियमों का पालन करेगा, अनुशासन का पालन करेगा, ये बिल्कुल निश्चित होता है। अणु क्या वैसा ही है जैसा हमने कहा? तो वास्तव में ईयर 2000 में जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से, जो प्रोब आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, उसकी सहायता से नीचे जो एटम्स हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल उनसे रिसीव करके उनका इमेज को ऑप्टिकल इमेज में बदला गया। तो ये इमेजिंग की सहायता से रोरर और बीनिंग ने सिलिकॉन एटम की संरचना, ये इमेज प्राप्त किया था, और इसमें पर्पल कलर के सुंदर सिलिकॉन एटम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन 2018 के आते आते हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने एटम्स को सच में देखा है। एक सिंगल एटम का इमेज सन 2018 में लेज़र का उपयोग करके बनाया गया। सच का एटम सचमुच देखा गया। तो इसमें एटम्स जो नीचे हैं उस पर लेज़र लाइट डाली गई, और उसका जो इमेज लेज़र रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज फॉर्म हुई, जैसे कि हम नॉर्मली इमेज फॉर्म करते हैं लाइट डालकर, वैसे ही। राइट साइड में आप देखते हैं डिजिटल इमेज जो प्राप्त हुई वो ब्लर थी, लेकिन जब उसे स्मूथ आउट किया गया तो कॉपर का एक सुंदर सा अणु, ठीक वैसा ही जैसे डाल्टन ने स्केच में बतलाया था कि केंद्र और केंद्र के चारों ओर एक सममित रूप से, एक सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और इस तरह का एटम दिखाई देगा। तो एटम को अब हम सचमुच देख सकते हैं। अब एटम के भीतर कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा व्यवस्थित है। 10⁻⁻15 मीटर जो हम दूरी इमेजिन नहीं कर सकते, उस दूरी पर अनुशासित होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और लगभग 10⁻⁻8 मीटर ने 1 एंगस्ट्रॉम के साइज़ का एटम होता है लगभग, तो उस दूरी पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये कभी भी एक निश्चित दूरी से पास नहीं आते। इस कैलकुलेशन में, स्लाइड में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एटॉमिक साइज़ हम 0.4 nm माने और न्यूक्लियर का साइज़ इसका 1/20,000 गुना, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन के होने के लिए
उसकी स्थिति के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो ये 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। अगर हम ये कैलकुलेट करें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से कि प्रोटॉन को न्यूक्लियस के भीतर पाए जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये 2.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन अगर हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें इलेक्ट्रॉन के आकार को देखते हुए कि क्या इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाया जा सकता है, तो उसके पाए जाने के लिए ऊर्जा हमको मिली 3.7 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हज़ारों गुना ज़्यादा ऊर्जा चाहिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के भीतर चाहते हैं। और वास्तव में प्रायोगिक रूप से ये देखा गया कि जब न्यूक्लियस ब्लास्ट हुआ तो उसके भीतर कभी भी 3.77 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा नहीं निकली। उतनी ही ऊर्जा निकली जितना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को होल्ड करने के लिए न्यूक्लियस को लगती थी। तो ये इस बात को इंगित करता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के भीतर नहीं पाया जा सकता। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं पाया जा सकता। इनके द्रव्यमान, इनकी गतियाँ इस चीज़ को, अनुशासन को बनाए रखती हैं कि वो कितने एरिया में कन्फाइंड होंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर इसलिए नहीं पाया जा सकता, इस बात को बतलाने जब हम जाते हैं तो एक नियम प्रकट होता है। जैसे कहा जाता है कि नियम अपने को प्रकट करता है, तो ये नियम प्रकट होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से गवर्न होता है, जिसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो 10⁻⁻15 मीटर जैसे छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन कर सके। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साइज के भीतर कन्फाइन हो पाता तो अणु का वो आकार, स्थायी आकार जो मिला हुआ है, वो उसे नहीं मिल पाता। दर्शन ये कहता है कि जब समान रचनाएं, एक जैसे स्वभाव वाली रचनाएं पास में आती हैं तो वो रचना करती हैं, विकास करती हैं, एक दूसरे की पूरक और उपयोगी होती हैं। अगर विपरीत स्वभाव की एंटिटीज़ एक दूसरे के पास आती हैं तो एक दूसरे को नष्ट करती हैं, विरचना होती है। और जब कोई रचना होती है तो उसे बनाए रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए एक मध्यस्थ बल हमेशा काम करता है, जो सम और विषम गुण को बैलेंस करके रखता है। अगर एटम के भीतर देखें तो ये मध्यस्थ बल, उनका स्पिन कहा जा सकता है। अणु को बनाने वाला हर अंश एक गत्यात्मक संतुलन यानी कि डायनामिकल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ये गतियाँ ना हो, इन गतियों का संयोजन ना हो, तो अणु कभी भी एक स्थायी संरचना नहीं बना सकेगा। तो अणु को स्थायी बनाए रखने के लिए उसके अंशों का लगातार गति करना ज़रूरी है, और उसके अंशों यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को गति करने की ऊर्जा मिलती है अस्तित्व से, स्पेस से, क्योंकि ये स्पेस अपने हर बिंदु में ऊर्जा को समाहित किए हुए है, और ऑन एन एवरेज ये ऊर्जा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी से भी ज़्यादा मानी जाती है। और ये कैलकुलेटेड फैक्ट है कि स्पेस में अनंत ऊर्जा होती है। इसके हर बिंदु पर कम से कम हाफ h न्यू एनर्जी, जिसको कि 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है, वो पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारे कण जो बिग बैंग के दौरान बने थे, ये लगातार घूर्णन करते रहते हैं और स्थायी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। 1930 में फर्मी ने ये शो किया कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इन सब में चुंबकत्व का गुण होता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये सभी घूर्णन गति करते रहते हैं और एक क्लोज लूप बनाते हैं। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक क्लोज लूप में घूमता है तो हम कह सकते हैं धारा उस क्लोज लूप में प्रवाहित होती है, और क्लोज लूप एक मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करने लगता है। तो चुंबकीयता अणु का एक नैसर्गिक गुण होता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डिराक ने कैलकुलेट की थी EH लाइन अपॉन 2mp, जहां E चार्ज है। आश्चर्य की बात यह है कि न्यूट्रॉन, जो कि एक उदासीन कण है, उसमें आवेश नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस बात का पता चलता है कि न्यूट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। और ये पता लगा बाद में कि क्वार्क से मिलकर बना है, स्टैंडर्ड मॉडल ने हमें बतलाया। और इस क्वार्क से बने होने की वजह से वो क्वार्क लगातार घूर्णन करते हैं
और हैवी होते हैं और 2 डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक नेट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। इसी तरह से प्रोटॉन स्पिन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसके एक कण के स्पिन से कई गुना ज़्यादा पाई गई। तो ये भी पता चला कि प्रोटॉन जो लगातार स्पिन कर रहा है तो वो भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो भी क्वार्क से बना है, 2 अप और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है। और 30% से ज़्यादा प्रोटॉन स्पिन में इस क्वार्क का कंट्रीब्यूशन होता है, जो सिर्फ स्पिन ही नहीं होता, रोटेशन ही नहीं होता, बल्कि रिवॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोशन करते हुए, प्रकाश की गति से चलते हुए ये कण जब घूमते हैं, अगर इनको एक बॉल माने और इनके ठीक मध्य से सेंटर से एक एरो जा रहा है, तो ये वह अक्ष है जिसके परितः वो रोटेशन करता है। ये अक्ष खुद भी इतनी तीव्र ऊर्जा को संभाल नहीं पाता और ये खुद भी रोटेट करता है, जिसको कि रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं। और इस रिवॉल्यूशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू स्पिन से, रोटेशन से बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से प्रोटॉन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। एटम इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर। जब एटम अपने स्वाभाविक रूप में होता है तो उसमें उसके अंशों की संख्या में एक संतुलन होता है, लेकिन कभी कभी असंतुलन भी पाया जाता है। और असंतुलन इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रकृति की कई प्रक्रियाओं के लिए ये असंतुलन ज़रूरी है। जैसे कि कुछ नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे प्रकृति में कार्बन 12 भी पाया जाता है, जिसमें नाभिक के अंशों की संख्या 12 है, कार्बन 13 भी, जो कि कार्बन में परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 13 है और कार्बन 14 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है और रेडियो एक्टिविटी में आप देख सकते हैं राइट साइड में कि ऊर्जा भी इससे निकलती है और परमाणु के अंश, जो न्यूक्लियस के अंश हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, रेडिएशन जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से अंशों का घटना और बढ़ना, ये प्रक्रिया भी इसीलिए होती है कि अणुओं का मूल स्वभाव है बने रहना, और बने रहने के लिए ही वो इस तरह की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेता है ताकि वो स्थायी बना रह सके। अणुओं के स्थायी बने रहने का कारण एक नियम है जो अपने को प्रकट करता है, जो ये कहता है कि परमाणु के जो अंश हैं, एक नाभिक और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, वो हमेशा एक अच्छी निश्चित दूरी पे बने रहेंगे। न उनकी ऊर्जा इतनी अधिक हो सकती है कि वो एटम को छोड़ के बाहर जा सके, न इतनी कम कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नष्ट कर दें। इसे कहा गया है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये बतलाता है कि एनर्जी, जिसको कि मोमेंटम के टर्म्स में लिखा जा सकता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका प्रोडक्ट हमेशा नियत बना रहता है। यानी कि किसी एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान स्वाभाविक रूप से घटता है और इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए और वो नाभिक के बहुत पास आ जाए, इतने पास कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन उसको ग्रैब कर ले और वो एक दूसरे को नष्ट करके न्यूट्रॉन बना ले, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है नहीं, मिनिमम एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एटम के भीतर जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी शून्य नहीं होने देता, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर नहीं जा सकता, न्यूक्लियस से एक अच्छी निश्चित दूरी तक ही बना रहता है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई और उसका आकार इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, सारी की सारी ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्या वो अनंत हो सकती है? नहीं, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी अनंत हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का घूमना बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा। तो किसी भी तरह की असंतुलन की कोई संभावना नहीं है, और ये नियम
अणु के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ही अपने आप को प्रकट करते हैं कि हर अंश को एक अच्छी निश्चित दूरी के अनुशासन को मानना ही पड़ेगा। 118 तरह के एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 1 से 98 अणु संख्या वाले एलिमेंट प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, बहुत स्थायी होते हैं, लेकिन 99 एंड अबव सिर्फ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये स्थायी नाभिक इतने स्थायी क्यों होते हैं, ये स्थायी एटम इतने स्थायी क्यों होते हैं। इस बात को जानने पर प्रकृति का एक नियम और प्रकट होता है कि प्रकृति की हर चीज़ अपने मिनिमम टोटल पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहती है। तो ये न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी का सिद्धांत ही हर पदार्थ को उसके मिनिमम या ग्राउंड स्टेट पर लाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि एक स्थायी संरचना कितना पदार्थ अपने में संचित कर सकती है, कितनी ऊर्जा अपने में समाहित कर सकती है एक दिए गए ताप और दाब पर, यह निश्चित होता है। जिस मोमेंट पर उसका आकार निश्चित होता है, उसकी एनर्जी निश्चित हो जाती है। उसकी एनर्जी निश्चित होती है तो उसका आकार निश्चित होता है। इसे हम उसकी योग्यता और पात्रता कह सकते हैं कि वो कितनी ऊर्जा और कितना मैटर अपने में समाहित कर सकता है। और इसी योग्यता और पात्रता को लेकर वो बाकी सारी चीज़ों से इंटरैक्ट करता है और मिनिमम एनर्जी में आने के लिए वो एक्सेस एनर्जी को अपने वातावरण को दे देता है। अणु के स्थायी होने के लिए उसके नाभिक का स्थायी होना बहुत ज़रूरी है। नाभिक का स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको 10⁻⁻15 मीटर के भीतर बांध कर रखता है। और इसमें इम्बैलेंस तभी आता है जब अंशों की संख्या बराबर ना हो, अंशों के बीच लगने वाले बलों में असंतुलन हो, उसकी ऊर्जा में असंतुलन हो। एक बहुत ही बारीक संतुलन हमको देखने को मिलता है और ये नियम ये बतलाते हैं कि किस तरह से प्रकृति एटम को स्थायी बनाए रखना चाहती है। होता यह है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का सा भारी होता है। इन सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान को उनकी ऊर्जा के टर्म्स में नापा जाता है तो 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वेट ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, न्यूट्रॉन के बजाय प्रोटॉन अगर भारी हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। तो पहाड़ ही टूट पड़ता एक्चुअली, क्योंकि अगर प्रोटॉन भारी होता तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होती और रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होने पर वो बिना किसी बाहरी ऊर्जा की मदद के इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर सकता था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाते और सारी दुनिया से प्रोटॉन गायब हो जाते। प्रोटॉन के गायब होते ही हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल हो जाता और हाइड्रोजन एटम के अनस्टेबल होते ही पानी गायब हो जाता। एंड नो वाटर मीन्स नो यूनिवर्स, नो अर्थ। तो इस छोटे से संतुलन को बनाए रखने के लिए सृष्टि ने कितना डिज़ाइन इम्प्रूव किया ताकि एक स्थायी संरचना बन सके। पदार्थ का रूप उसकी पात्रता को बतलाता है कि वो कितना मैटर, कितनी ऊर्जा को अपने में समाहित कर सकता है। उसका शेप, एरिया और वॉल्यूम, ये सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो अपने स्थायित्व को बनाए रख सके। और नेचर में हर जगह ये बात प्रमाणित होती है। अगर हम देखें तो एटम के भीतर का बहुत बड़ा एरिया खाली होता है। एक सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम देखें तो ये 10⁻31 क्यूबिक मीटर के करीब है और उसके केंद्र में सिर्फ एक प्रोटॉन है, जिस प्रोटॉन का वॉल्यूम है 10⁻⁻45 क्यूबिक मीटर्स। अगर हाइड्रोजन के वॉल्यूम से प्रोटॉन के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो हमको खाली एरिया का पता चल जाएगा। खाली पूरे एटम के एरिया को अगर हम 100% माने तो ये देखा गया कि प्रोटॉन सिर्फ 4 × 10⁻13% एरिया को कवर करता है, मतलब दशमलव के बाद 13 स्थानों तक शून्य। तो बाकी 100 में से इस 10⁻13 वाली राशि को घटा दें तो ये पता चलता है कि एटम का 99.999 अप टू द 12th प्लेस ऑफ डेसिमल ये जगह पूरी खाली है। इस खाली जगह का क्या प्रयोजन है? तो हमें मालूम है कि प्रकृति के डिज़ाइन में कभी भी किसी चीज़ का ना ऊर्जा का दुरुपयोग होता है, ना स्पेस का, ना टाइम का। ये जो खाली जगह है ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के चलने के लिए फ्री छोड़ी गई है और
उतने स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए फ्री छोड़ी गई है। चित्र में आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के sp-df ऑर्बिट में जो ब्राइट स्पॉट है येलो कलर से जो दिख रहा है, ये वो जगहें हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके भीतर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितने दूर तक फैलता है वो उस अणु का आकार निश्चित कर देता है। अगर हम किसी वस्तु को अपने हाथों से छूते हैं तो हम खुद अणुओं से मिलकर बने हैं, और पृष्ठ भी जिसको हम छूने जा रहे हैं वो भी अणुओं से मिलकर बना हुआ है, और इसका ज़्यादातर भाग इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वास्तव में हमारे हाथ और उस पदार्थ के अणुओं के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही एक दूसरे को छूते हैं, और अगर हम प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीफॉर्म होता है, जो अपने आप को वापस अपने स्थायी रूप में लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से एटम्स अपने बनने के बाद भी लगातार स्थायित्व की तलाश में होते हैं, और इसी तलाश में वो सॉलिड्स बनाते हैं, मतलब समान या असमान अणुओं से मिलकर और स्थायी संरचना को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऊर्जा का कम से कम उपयोग करके वो बने रह सकें। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कई तरह के सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन। इन सभी संरचनाओं के होने का कोई अर्थ है, और इस तरह की संरचनाएं बनाने के पीछे कारण वही है मिनिमम एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल के रूप में आने पर क्रिस्टल की ऊर्जा हमेशा बिखरे हुए अणुओं के तुलना में बहुत कम होती है, और इसीलिए अणु बिखरे हुए नहीं पाए जाते ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ, बल्कि पृथ्वी पे वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, या एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के फॉर्म में दिखाई देते हैं, या अमॉर्फस सॉलिड के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में वो प्रकृति में नहीं पाए जाते। ये एटम, इनके हज़ारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे, लेकिन पूरी पृथ्वी पर जो क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं वो केवल और केवल 7 तरीके के रहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं 14 रिवाइस लैटिसेस। सिर्फ इन्हीं लैटिस संरचनाओं के रूप में स्थायी क्रिस्टल पाए जाते हैं, और इसकी वजह अगेन ये है कि ये संरचनाएं, अणुओं को अगर इस तरह से आपस में जोड़ा जाता है तो हमें स्थायी संरचनाएं मिलती हैं। कितनी ऊर्जा इनके भीतर होगी, इनके यूनिट सेल का आकार कितना होगा, और कितने अणु उसके भीतर होंगे, ये सब गुणा भाग और ये डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ इनके स्थायित्व के लिए, इनके बने रहने के लिए। एक इनेट नेचर, एक स्वभाव अणुओं का ये होता है कि वो अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लगातार समान या असमान अणुओं से इंटीग्रेट होते हैं, और अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ही कभी कभी वो अपने भीतर से अंशों को बाहर निकाल देते हैं। आइए देखते हैं वैज्ञानिक रूप से ये तथ्य कैसे, किस रूप में हमें दिखाई देता है। डिसइंटीग्रेशन के रूप में हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जब किसी पदार्थ के नाभिक में उसके अंशों की संख्या में इम्बैलेंस होता है तो नाभिक से न्यूट्रॉन निकलते हैं, कभी कभी जो इतने स्ट्रांग होते हैं कि सिर्फ कंक्रीट की दीवार ही नहीं रोक सकती है। कभी गैमा रेज निकलती हैं जिन्हें सिर्फ लेड की दीवार रोक सकती है। बीटा रेज जो एल्यूमिनियम फॉयल से रोके जा सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट से, और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो स्किन या पेपर से ही रुक जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी का कारण भी स्थायित्व को बनाए रखना ही है। तो हम देख सकते हैं कि एटम अनस्टेबल तब होते हैं जब एक्सेस इंटरनल एनर्जी उसके न्यूक्लियस में आ जाती है। ये एक्सेस इसलिए हो सकते हैं कि उसमें टू मैनी प्रोटॉन्स हों, जिन्हें कि लाल बॉल से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं जब प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है तो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण आ जाता है। अगर पीले बॉल से दिखाए गए न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई तो उन्होंने उन पीले बॉल्स को बाहर निकालने की कोशिश की, और ये सारा कुछ इसलिए कि वो बने रहना चाहते हैं। तो अगर Z प्रोटॉन की संख्या है और N न्यूट्रॉन की संख्या है तो ये Z और N का बैलेंस, जो कि मास नंबर है इन दोनों का योग, Z और N का बैलेंस ही अणुओं को, न्यूक्लियस को स्थायी बनाए रखने में काम करता है। और इसीलिए अगर हम अणु कितने अस्थायी होंगे, कौन से अणु अस्थायी होंगे, ये जानना चाहते हैं तो N और Z ग्राफ खींचा जाता है। X एक्सिस पर प्रोटॉन की संख्या और Y एक्सिस पर न्यूट्रॉन की संख्या को प्लॉट करते हैं। तो वो नाभिक जिनके लिए 1:1 के रेशियो में, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है, हमें एक सरल रेखा मिलती है, नीली रेखा, और एक ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टेबिलिटी बैंड कहलाता है, और इस बैंड में पाए जाने वाले अणु
स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बैलेंस होता है। इस रेखा के नीचे प्रोटॉन की संख्या की अधिकता हो जाती है नाभिकों में, और इसके ऊपर न्यूट्रॉन की संख्या में अधिकता हो जाती है। जिसमें जिसका एक्सेस होगा वो उसको बाहर भेज देगा, निरर्थकता को बाहर भेज देगा ताकि स्थायित्व बना रहे। दूसरा तरीका है स्थायित्व को नापने का बाइंडिंग एनर्जी वक्र। बाइंडिंग एनर्जी का ये वक्र बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में है, और इसमें देख रहे हैं हम कि सबसे स्थायी तत्व है आयन यानी कि लोहा। तो हर तत्व लोहे की तरह बनने की कोशिश करता है, जिसके कि न्यूक्लियस में पर न्यूक्लियन यानी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी मिली हुई है। तो जो लोहे से भारी तत्व हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने से उन परमाणु अंशों को बाहर कर दें, न्यूक्लियस के अंशों को बाहर कर दें और आयन की तरह कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लें। और जो हल्के तत्व हैं वो जुड़कर आयन की तरह बनना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी संरचनाएं अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए हैं। तो स्टेबिलिटी ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो न्यूट्रॉन का डिके होता है, बीटा एमिट करते हैं वो अणु। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो धनावेश एमिट करते हैं, बीटा प्लस एमिट किया जाता है अणुओं के द्वारा। और अगर नाभिक बहुत भारी है और उसमें बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं तो वो पूरा का पूरा अल्फा पार्टिकल अपने में से बाहर कर देता है जब प्रोटॉन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके के द्वारा नाभिक अपना संतुलन, अपनी स्थायी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अल्फा डीके में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है और एटॉमिक नंबर में 2 की। बीटा माइनस एमिशन में एटॉमिक नंबर +1 बढ़ जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर -1 से घट जाता है और पॉजिट्रॉन यानी कि धनावेश प्रसारित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आखिर क्यों बने, कहाँ बने, उनका सोर्स क्या है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहला सोर्स, प्राइमरी सोर्स वही स्टार्स हैं जिनमें बाकी सभी स्थायी अणुओं की रचना हुई, और किसी पर्पस से इनकी रचना हुई है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट में सितारों से जब उसका सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ तो वहाँ से आके हमारे अर्थ पे आके इकट्ठा हुए, और ये उन्हीं सितारों में उत्पन्न हुए थे। इन अस्थायी नाभिकों की वजह से ही पृथ्वी का जो कोर है वहाँ पर एनॉर्मस टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वहाँ पर पिघली हुई धातुएं रहती हैं। इन धातुओं की वजह से ही पृथ्वी में चुंबकीयता है, वह चुंबकीयता जो इसको कॉस्मिक किरणों से बचाए रखती है और इसके कणों को आपस में बांध कर रखती है। दूसरा कॉस्मोजेनिक एक कारण है कि जो कॉस्मिक रेज जो कि प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है, जब पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित गैस के अणुओं से टकराती हैं तो उन्हें ट्रांसम्यूटेशन ला देती हैं, उन्हें बदल देती हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है वो कॉस्मिक रेज से रिएक्ट करके कार्बन-14 में बदल जाता है। ये कार्बन-14 जो है डिके होकर पानी में, पानी से पौधों में, पौधों से जीव जंतुओं में, हम में और सभी स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। और इसकी सहायता से ही कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जो हम बता सकते हैं कि कार्बन अणुओं की, C14 अणुओं की संख्या कितनी है किसी पदार्थ में, और ओरिजिनली कितने साल पहले, क्योंकि 6000 साल में हाफ रह जाती है कार्बन-14 के अणुओं की संख्या उसके हाफ लाइफ टाइम के कारण। तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने साल पहले ये संरचना बनी थी। तो इस तरीके से ये जो रेडियो एक्टिव अनस्टेबल अणु हैं, ऐसा नहीं कि इनका कोई उपयोग नहीं है, इनका भी प्रयोजन है, जिसकी वजह से कॉस्मिक रेज और स्टार्स इनका निर्माण करते हैं। और मनुष्य भी इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का निर्माण करता है और उसको फ्यूल के रूप में उपयोग में लाना चाहता है। रेडियो एक्टिविटी जब डिसइंटीग्रेशन की, विरचना की बात करती है तो अणुओं का बंधन, अणुबंधन जो है, बॉन्डिंग, वो इंटीग्रेशन की बात करता है, संरचना की बात करता है। ये सम गुणों के अंतर्गत आता है। बॉन्डिंग के आधार पर, मतलब एक अणु दूसरे अणु से किस तरह से बंधा है, उसके आधार पर पदार्थों को मेटेलिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर, नॉन मेटेलिक ऐसे कैटेगरीज में बांटा गया है। किस तरह के बंधन बन रहे हैं उसी पर ये अणु, इनके सारे गुण
निर्भर करते हैं। जैसे कि मेटल के अणु आयन से, सिल्वर से, कॉपर से जो बंधन बनाते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से इन धातुओं में एक शाइन होता है, डक्टाइल होते हैं ये, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इनसे तार खींचे जा सकते हैं। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और पानी में घुलकर ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। पानी जो है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बन और सिलिकॉन एटम सेमीकंडक्टर्स हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोई एटम किसी दूसरे एटम को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ये एबिलिटी जो है, ये एबिलिटी कहलाती है द एबिलिटी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन और गिव अवे द इलेक्ट्रॉन। तो टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, वो एटम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने में आकर्षित कर सकता है। इसलिए जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, हम देख रहे हैं एरो से दिखलाया जा रहा है कि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जब कोई अणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेस एनर्जी को एमिट करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालना चाहता है तो उसके लिए उसको खुद को एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कितनी चाहिए, ये उस वस्तु के स्थायित्व को नापने का, उसकी केमिकल हार्डनेस को नापने का एक पैमाना होता है, उसके केमिकल पोटेंशियल को मेजर करने का एक पैमाना होता है, उसके स्थायित्व को मेजर करने का एक पैमाना होता है। चित्र में आप देख सकते हैं सोडियम और क्लोरीन मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन भी तृप्त हो जाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में भरे जाते हैं, और जिस मोमेंट पर वो 2n² की संख्या को पा जाते हैं तो उनमें स्थायित्व आ जाता है, तृप्ति आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ उस स्थायित्व को, उस तृप्ति को पाने के लिए ही हो रहा है। तो जब और कोई चारा नहीं होता तो बहुत अधिक ऊर्जा देकर भी ये बॉन्ड जो बनते हैं आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और इसीलिए ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है इलेक्ट्रॉन को किसी अणु से निकालने में या किसी अणु द्वारा उसे एब्जॉर्ब करने में। इससे कम ऊर्जा में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली लिया दिया नहीं जाता, बस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, और इसके लिए अणुओं का पास होना ही काफ़ी होता है। और जितनी कम ऊर्जा में वो बॉन्ड बनते हैं उतने कम स्ट्रॉन्ग वो होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड उससे कम एनर्जी वाले होते हैं। इसमें किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और एक इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिकल ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड के रूप में मेटल्स एक तत्व सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और सबसे ख़ास बॉन्ड होता है पानी का, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जो पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विशेष प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन इसके मॉलिक्यूल के बीच उत्पन्न हो जाता है, जिसको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। एक वीक इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होता है जो इस सबसे पहले सृष्टि में बनने वाले यौगिक यानी कि पानी को बांध कर रखता है। तो हर बात और हर गुण धर्म अभी तक हमने देखा, साइंटिफिकली प्रूव किया कि हर डिज़ाइन, चाहे वो एटम कैसे बनते हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, सॉलिड्स कैसे बनते हैं, चाहे वो एटम के भीतर और बाहर स्पेस कितना होगा, हर चीज़ इस बात को इंगित करती है कि द रिलीजन इन मटेरियल ऑर्डर इज़ टू एक्सिस्ट, और वो हमेशा अपने धर्म को प्रमाणित करता है। प्रत्येक इकाई में नियंत्रण बल व क्रियाशीलता अविभाज्य रूप में वर्तमान है तथा अपनी स्वाभाविक गति में समान होते हैं। प्रत्येक इकाई अपनी संपूर्णता में ध्रुव होती है। ध्रुवता यानी आचरण की स्थिरता, संपूर्णता यानी नियंत्रण, क्रियाशीलता और बल संपन्नता। इसका पराभव कभी नहीं होता। अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति होने के कारण सत्ता से वस्तु का वियोग नहीं होता, इसलिए इकाई का वैभव नित्य, शाश्वत और स्थिर है। सत्ता में डूबे रहने के फलस्वरूप ही इकाई के हर ओर शून्य का होना होता है। सत्ता में डूबे, भीगे और घिरे रहने की वजह से ही हर इकाई सतत क्रियाशील है और इसका कभी नाश नहीं होता। सत्ता में घिरे रहने के कारण नियंत्रण, डूबे रहने के कारण क्रियाशीलता और भीगे रहने के कारण बल संपन्नता को देखा जाता है। मध्यस्थ दर्शन में
परमाणु के स्थायित्व का कारण बहुत स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। सत्ता यानी कि स्पेस, यानी कि अस्तित्व में डूबा, भीगा और घिरा होना। स्पेस का हर बिंदु ऊर्जित है और अब विज्ञान भी इस फैक्ट को मानता है। ज्यूरिक की लैब में इलियाना क्रिस्टीना ने हाल ही में किए अपने रिसर्च को नेचर में पब्लिश किया। द वैक्यूम फ्लक्चुएशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैव क्लियरली विजिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो स्पेस में ऊर्जा है और इस ऊर्जा का चित्र उन्होंने लिया, इस वैक्यूम फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड किया जो दाईं तरफ आपको तरंगों के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से एटम्स स्पॉन्टेनियसली लाइट एमिट कर सकते हैं, स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं। अगर स्पेस के हर पॉइंट में ऊर्जा है तो वो ऊर्जा हमें महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊर्जा जो है वो बल को जन्म देती है और बल से क्रिया उत्पन्न होती है। कोई क्रिया नहीं दिखाई देती, इसलिए क्योंकि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो स्पेस है उसमें बल है, लेकिन दाईं तरफ आप देख रहे हैं कि वही बल, वही शक्ति, वही ऊर्जा उस बॉक्स के बाहर भी है। तो बाहर और अंदर की ऊर्जा का मान एग्जैक्टली सेम है और यही ब्यूटी है स्पेस की एनर्जी की कि वो साम्य ऊर्जा है। उसके मान में कभी भी न वृद्धि होती है न कमी होती है, वो हमेशा एक जैसी एक जगह रहती है, उसमें कोई भी इम्बैलेंस, असंतुलन नहीं आता। और ऊर्जा तब तक महसूस नहीं होगी, उसके द्वारा कोई बल या कोई क्रिया तब तक नहीं उत्पन्न होगी जब तक ऊर्जा में असमानता ना हो, ग्रेडियंट ना हो, क्योंकि ऊर्जा हमेशा उच्च मान से निम्न मान की तरफ बहती है। और यहाँ दर्शन की एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान जाता है कि जो पदार्थावस्था है इसमें दो तरह की संपन्नताएं होती हैं, दो तरह की क्षमताएं होती हैं जिन्हें अन्नमय और प्राणमय कोश के रूप में, समृद्धि के रूप में बतलाया गया है मध्यस्थ दर्शन में। उसमें से भी फंडामेंटल है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वह कोश है जिसकी वजह से कोई रचना सत्ता, अस्तित्व या स्पेस से गति करने की इंस्पिरेशन को ग्रहण करती है, प्रेरणा को ग्रहण करती है। जैसे कि परमाणु के अंश प्रकृति से, जीरो पॉइंट एनर्जी से स्पिन करने की, रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही उसमें होता है अन्नमय कोश। तो सबसे पहला है प्राणमय कोश, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है गति करने की। और फिर प्राणमय कोश के साथ ही साथ उसमें अपने आप अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अन्नमय कोश विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंशों का घटना और बढ़ना इस प्रकार से समायोजित करती है कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखे। तो ये है सत्ता, अस्तित्व या स्पेस की क्वालिटी। अगर स्पेस ऐसा नहीं होता कोई भी इकाई एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्पेस के हर बिंदु में ऊर्जा है जो समय के साथ नहीं बदलती, जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी हर जगह है। बस विज्ञान अभी तक इसका कोई कारण नहीं जान पाया है। ये जीरो पॉइंट एनर्जी अणु के स्थायित्व को बनाए रखने में कैसे कार्य करती है, ये उस उदाहरण से पता चलता है कि 1915 में जेम्स हॉपवुड जीन्स ने ये कहा कि जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलम्बिक फोर्स काम करता है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर दूरी शून्य हो जाए तो ये बल इनफाइनाइट हो सकता है। तो जेम्स जीन्स ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास आ जाए किसी क्षण, तो R शून्य होने पर ये कूलम्बिक फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट फोर्स को फिर किसी से भी कम नहीं किया जा सकता, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इनफाइनाइट फोर्स उन्हें नष्ट कर देगा। इस पजल को सॉल्व किया श्रोडिंजर ने अपने हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से। एक्चुअली यहीं से आणविक स्टेबिलिटी के लिए नियम का प्रकटन हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के बहुत पास नहीं आ सकता। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक शील्डिंग बना के रखता है वो स्पेस, वो खाली स्पेस, वो 99.99999% खाली स्पेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एनर्जी से कम नहीं हो सकती और वो एक निश्चित दूरी से पास नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन नाभिक के।
स्पेस की इसी प्रॉपर्टी का एक और नमूना है एक इम्बैलेंस जो मैटर और एंटी मैटर के बीच में है। अगर एंटी मैटर होता तो सारे मैटर को नष्ट कर देता और ये सृष्टि नहीं बनती, लेकिन प्रकृति का डिज़ाइन ऐसा है कि मैटर है और एंटी मैटर कम से कम उस जगह तक नहीं है जहाँ तक ये सृष्टि दिखाई दे रही है। दूसरी मिस्ट्री है ये वैक्यूम एनर्जी, ये स्पेस की एनर्जी जो कि कैसिमिर फोर्स के रूप में हमको दिखाई देती है। जब दो मेटल की प्लेटों के बीच निर्वात होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इसी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की वजह से। और न सिर्फ बड़े रूप में बल्कि अणुओं के भीतर भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स के बीच और नाभिक के बीच एक शील्डिंग का काम करती है ये ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स के बीच हमको दूरी, अच्छी निश्चित दूरी दिखाई देती है जिसे लैम्प शिफ्ट कहा जाता है। इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए हिग्स फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया और विश्व के 3000 फिजिसिस्ट ने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट देखा और इस बात को परखा कि हिग्स फील्ड होता है जिसको हिग्स बोसॉन से प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये जो हिग्स बोसॉन होते हैं जब ये नष्ट होते हैं तो न सिर्फ प्रकाश उत्पन्न करते हैं फोटॉन और गैमा रेज के फॉर्म में, बल्कि मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को भी जनरेट करते हैं। मतलब ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे कि सृष्टि की रचना संभव है। ये जो हिग्स मैकेनिज्म है इसी की वजह से पदार्थों में द्रव्यमान उत्पन्न होता है। जैसे कि फोटॉन वो इस हिग्स फील्ड से क्रिया नहीं करता तो उसमें कोई मास नहीं होता, कोई मास ना होने के कारण उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन में का इंटरैक्शन हिग्स फील्ड से बहुत हल्का सा होता है, बहुत हल्का कण होने के कारण, और इसी कारण इसमें द्रव्यमान भी बहुत कम होता है और एनर्जी ज़्यादा, जिसकी वजह से आप राइट साइड में देख रहे हैं कि बड़े एरिया में मूव करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि क्वार्क हैवी होने की वजह से हिग्स फील्ड से ये इंटरैक्ट करते हैं लो एनर्जी से और इनका मास ज़्यादा होता है और ये कम एरिया को कवर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु अपने धर्म को हर रूप में प्रमाणित करता है, अनुशासित रहता है और गठन को व्यक्त करता है, व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाता है। दर्शन इस स्थायित्व से आगे की भी बात करता है। चेतना यानी कि ज्ञान व्यापक है, पारगामी, पारदर्शी, क्रिया शून्य है। चेतना के सह अस्तित्व के कारण ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, डूबे भीगे घिरे होने के कारण ही ये सृष्टि है और सृष्टि की हर इकाई अपने पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित है। इस प्रभाव के कारण हर इकाई श्रम करती है और विकसित होकर परिणाम के रूप में विश्राम को प्राप्त करती है। तो ये जो जड़ इकाई का जो परमाणु है ये विकसित होकर एक समय ऐसा आ सकता है कि श्रम, गति और परिणाम इसमें कुछ इस तरह घटित हो कि परिणाम का अमरत्व मिल जाए और ये परमाणु अपने अणुबंधन और बाहर बंधन से मुक्त हो जाए। ये कार्य करने के लिए प्रेरणा परमाणुओं के मध्यांश में ही उपस्थित है जो कि मध्यस्थ क्रिया के रूप में है। और जब ऐसा होगा तो ये गठनशील परमाणु यानी कि जड़ परमाणु गठन पूर्ण हो जाएगा और उस परमाणु को मध्यस्थ दर्शन जीवन परमाणु का नाम देता है। चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठन पूर्ण परमाणु है। देखना ये है कि विज्ञान कब इस गठन पूर्ण परमाणु को ढूंढ पाता है जो कि इवोल्यूशन का आखिरी स्टेज होगा। थैंक्स अ लॉट।